साउंड टेक 7 एक्शन। आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे बड़ा दुख हुआ आज प्रधानमंत्री जी को सुनकर। इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। इतने बौखलाए, इतने घबराए और इतने स्तरहीन वक्तव्य का मैं आशा नहीं करती थी इस देश के प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को लेकर जो कुछ कहा उस पर मैं एक लाइन पढ़ देती हूं। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र का बड़ा महिमा मंडन किया और बताया कि कैसे वो तीसरी बार आने वाले हैं। ये अलग बात है कि 100 में सिमट जाएंगे। चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र का मजाक है, हम स्तब्ध हैं, हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। मतपत्रों को विकृत करने वाले अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और ये नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पूरी पार्टी को आईना दिखाती है। ये दिखाती है कि लोकतंत्र की हत्या दिन दहाड़े करने वाले लोकतंत्र के मंदिर सदन में खड़े होकर लोकतंत्र पर दो शब्द बोलने लायक नहीं है। सही पकड़े हैं। ये मेरा पहला वक्तव्य है। मोदी जी आजकल एक दो चार शब्दों का प्रयोग करते हैं, मोदी की गारंटी। अरे मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी के जुमले हैं। की गारंटी तो हमने 15 लाख हर अकाउंट और 2 करोड़ सालाना रोजगार की देखी थी। और क्या हुआ? महंगाई पर मोदी जी बात कर रहे थे। मतलब मुझे थोड़े विक्षिप्त से दिखे। महंगाई पर बात करते करते कह गए हम महंगाई बड़े कंट्रोल में ला रहे हैं। आपने आटा, दही, किताब और कलम, दवाई और अस्पताल तक पर तो जीएसटी लगा दिया है। महंगाई का यह आलम है कि कंजम्पशन घट गया है और रूरल इकोनॉमी का यह आलम है कि वहां पर इकोनॉमिक वेजेस भी घट रहे हैं और कंजम्पशन, उपभोग भी घट गया। मंजन, साबुन, तेल भी नहीं लिया जा रहा है। किस मुगालते में मोदी जी जी रहे हैं मुझे नहीं पता। सही पकड़े हैं। दो चार चीजें मुझे थोड़ी अखरी और एक महिला होने के नाते में उसका उल्लेख जरूर करना चाहती हूं। मोदी जी ने कहा नारी शक्ति के सामर्थ्य की गूंज है। मोदी जी आईआईटी बीएचयू में आपके गुरगो ने जो उस लड़की के साथ किया वो न्याय की गूंज नहीं है, वो न्याय की गुहार लगा रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर और रामदुलार गोंड को अपने साथ बिठाकर हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां आपसे न्याय की गुहार लगा रही हैं, न्याय की गूंज नहीं हो रही है। और 370 और भारतीय सेना पर मोदी जी ने किस मुंह से बोला, यह मैं अंतिम बात करके खत्म कर देती हूं। जब से 370 हटाए 200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, सैन्य बल के अधिकारी आतंकवादियों से मुठभेड़ में जाबाज हमारे शहीद हुए हैं। मोदी जी ने उनके लिए एक शब्द श्रद्धांजलि और संवेदना का कहना बंद कर दिया है। अनर्गल चीजों पर ट्वीट करते हैं, लेकिन अब देख लीजिए नया पैटर्न, उस पर ट्वीट नहीं करते हैं। आप किस मुंह से सेना का नाम ले रहे हैं? असलियत यह है कि जब आप इंदिरा गांधी को के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, इंदिरा जी के साहस से सीखिए। चीन का नाम लीजिए, चीन को क्लीन चिट देने का आपने काम किया, उसका खामियाजा सेना भुगत रही है। और अंतिम बात कह के अंत करती हूं कि अगर आप सेना के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करते तो अग्निवीर जैसी योजना सैन्य बलों पर न थोपते, क्योंकि जो पूर्व आर्मी चीफ हैं, हाँ। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया कि वो खुद शौक थे। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। इस सवाल का जवाब मैं इसी सरकार के आंकड़ों से दूंगी। विकसित भारत एक नया ढोल ढपली पीटी जा रही है। बिल्कुल भारत को विकसित होना चाहिए, लेकिन क्या भारत शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में और सामाजिक कल्याण में बजट काटकर विकसित होगा? देख लीजिए इस बार का बजट 4.5% ऑफ द जीडीपी होता था कृषि का बजट 5 साल पहले, आज 2.5% पे आके टिक गया है। शिक्षा के बजट में कटौती, स्वास्थ्य के बजट में कटौती, सामाजिक कल्याण के बजट में कटौती, और एक नहीं 10-10 हजार करोड़ की कटौती हुई है। ऐसे बनेगा भारत विकसित। ये मेरा पहली बात है। आपने कहा नीति आयोग की रिपोर्ट, लेट मी फिनिश। नीति आयोग की रिपोर्ट पर आपने सवाल पूछा मुझसे। नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो है, क्योंकि जब हमारे शासन काल में 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आए थे, तो वो मानक है, दुनिया भर में वो मानक माने जाते हैं और उसकी पुष्टि वर्ल्ड बैंक और थर्ड पार्टीज करती हैं। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लगा दी, 25 करोड़ लोग गरीबी सीमा रेखा से बाहर आ गए। अच्छा, अच्छी बात है, जितने कम गरीब हो इस देश में हम उसका स्वागत करेंगे, हम वंदन करेंगे। लेकिन अगर 25 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आ गए तो 80 करोड़ को आपको फ्री का राशन क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि अगर ना दीजिए तो वो भूखे मर जाएंगे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैं अपनी अंतिम बात, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। प्रधानमंत्री ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, क्या कॉन्फिडेंस दिख रहा है? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अभिमान है।
और अभिमान का अंत इस देश की जनता करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा भानुमति का कुनबा जोड़ा। अरे साहब 6 महीने पहले तक तो आप सीना ठोक कर कहते थे एक अकेला सब पे भारी। 38 घटक दलों को तो आपने जोड़ा है। भानुमति के उस कुनबे में 22 घटक दल ऐसे जिनका एक भी एमपी नहीं है, कुछ घटक दल ऐसे जिन्होंने आज तक चुनाव नहीं लड़ा। भानुमति का कुनबा आप जोड़ रहे हैं, आपको आपके पुराने पुराने घटक दल छोड़कर जा रहे हैं और आप हमसे आकर यहां पर बताएंगे कि किसने किसका कुनबा जोड़ा। नहीं बिल्कुल डिसएग्री करती हूं आपके वक्तव्य से, इसलिए डिसएग्री करती हूं। आप कह रही है बॉक्स टिक किए। अरे कोई आदमी खड़ा होकर जुमलेबाजी करने लगे तो वो 10 बॉक्स टिक कर देगा। उनके जुमलों का पर्दाफाश मैंने किया और आंकड़ों से किया है। उनके प्रवक्ता या कोई और आकर यहां पर सफाई दे दे। मेरा अपना मानना है कि जिस न्याय को लेकर हम चल रहे हैं, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय, ये देश वही करना चाहता है। जो लद्दाख पूरा लद्दाख आज सड़कों पे है, वो न्याय चाहता है। मणिपुर के लोग न्याय चाहते हैं। 8 महीने से ऊपर हो गया, प्रधानमंत्री को सब कुछ याद आया, मणिपुर याद नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 10 साल से अन्याय का दंश इस देश ने सहा है, वही उसी न्याय को हम आगे लेकर चल रहे हैं और वही हमारी ताकत है। मैं कैसी प्रवक्ता हूं उस पे मुझे ना कोई सर्टिफिकेट उनसे चाहिए ना किसी और से चाहिए, लेकिन मैं आंकड़ों से बात करती हूं और आंकड़ों के आधार पर बस अंतिम बात आपके माध्यम से गरिमा जी मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूं, भ्रष्टाचार का झुंझुना कब तक बजाइएगा? और इसलिए यह सवाल पूछ रही हूं क्योंकि 95% केसेस ईडी जो है वो पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ है। 121 में से 115 केसेस आपके प्रतिद्वंदियों के खिलाफ है। जो आपके साथ आ जाते हैं वो गंगा नहाकर गोता लगाकर आ जाते हैं। तो जब वो चाहे अजीत पवार हो, जिनको रात में कहा जाता है 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, सुबह सुबह गलबैया करके सरकार बना ली जाती है। जब मुद्दे जेन्युइन हैं तो मैं समझता हूं कि राजनीति में और लोकतंत्र में और जो भी सार्वजनिक जीवन में लोग हों, माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों का सरोकार बड़ा होना चाहिए और सरोकार आपका व्यापक और बड़ा तभी होगा जब आप मुद्दों की बात करेंगे। जो आप बात कह रही हैं और जो आज प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने सदन में बोला, उस पर बशीर भद्र का एक शेर है कि न तुम होश में हो न मैं होश में हूं, चलो मैं कदे वहीं पे बात होगी। और दूसरा एक हबीब जालिब का शेर है, जो लोग अपने सत्ता के आकंठ घमंड में चूर हो जाते हैं उनके लिए है कि तुमसे पहले वो जो शख्स तख्ता नसी था उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। क्या बढ़िया था गुरु। उस सरकार से जब इस देश की जनमानस सवाल कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार से कि नरेंद्र मोदी जी आप ये बताइए कि 2 करोड़ रोजगार प्रति साल का वादा इस देश के नौजवानों से किसने किया? यह बहुत साधारण सवाल है और वही 140 करोड़ लोगों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा। उसी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लोगों से कहा कि अच्छे दिन आएंगे। यह बहुत बुनियादी सवाल है। आरपी सिंह जी की बेचैनी और व्यग्रता मैं देख रहा था। इनसे 2 फसल का नाम मैं पूछ दूं कि रबी, खरीफ और जायद के 2-2 फसलों का नाम बताओ तो मुझे पूरा यकीन है कि बिना गूगल के ये साथी नहीं बता पाएंगे। ये साथी कह रहे थे कि मेरठ चलेंगे। अरे मेरठ चलिए, सीतापुर चलिए, लखीमपुर खीरी आइए, आपको गन्ना की 2 फसलों का नाम नहीं याद होगा। जिस प्रधानमंत्री ने कहा कि गन्ने के फसल की कीमत का 14 दिन में भुगतान हो जाएगा, आज उत्तर प्रदेश में बताइए कितना गन्ना किसानों का मूल्य बाकी है? अच्छा बात नहीं है। लेकिन सिर्फ अपने दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के प्रपंची प्रवक्ता, उनके नेता और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 8,000 करोड़ के जेट से चलते हैं, जिनके सूट महंगे होते हैं, इस देश में 300 मिलियन लोगों को रोज खाना नहीं मिलता है। ये आप गूगल करिए, ये तो साधारण है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पर हैं 131 देशों के सूचकांक। मनोज, लेकिन चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना। सवाल आप बुनियादी करेंगे तो कोई अपने चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट है, लड़ना उनकी बॉडी लैंग्वेज आपका बिल्कुल लड़ना पड़ेगा और they are very much confident। बिल्कुल गरिमा जी सही है, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा और चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ेगा, उस तानाशाही और सामंती सरकारी संस्कारों से भी लड़ना पड़ेगा जो अभी एक आदिवासी और दलितों पिछड़ों की जो झारखंड में सरकार थी उसको गिराने का कुत्सित प्रयास किया। जब देश
सही पकड़े हैं। इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहे कि नहीं, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, लोगों को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को मरते हुए हम नहीं देख सकते। फिर भी उसके बाद भी बेहयाई भरे शब्दों से अगर कोई बचाव करे तो माफ करिएगा, नरेंद्र मोदी जी को अपनी सरकार के और अपने सरकार के नुमाइंदों के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन मनोज, क्योंकि प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं देश और कि ये इंडिया लोकतंत्र सिर्फ अलायंस भारतीय का- जनता, मैं खत्म कर रहा हूं गरिमा, नहीं, कह लीजिए आप अपनी बात में, सवाल बस ये एड ऑन कर दो। लोकतंत्र माफ करिए भारतीय हाँ जी करें, जी करें। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि इंडिया अलायंस का ये अलाइनमेंट लोकतंत्र- बिगड़ गया है, तो कुछ गलत कहते हैं क्या? नहीं, उनको अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका सरोकार बिगड़ गया है प्रधानमंत्री का। आप प्रधानमंत्री जी उस मणिपुर के बेटियों को क्या जवाब देंगे? बीएचयू में एक आईटी के बेटी को 3 भारतीय जनता पार्टी के उन दरिंदों ने नोचा, जिन दरिंदों की नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ जी के साथ तस्वीरें हैं, और उन दरिंदों को 1 महीने तक इस सरकार ने इसलिए बचाया कि वो भारतीय जनता पार्टी के थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? क्या नहीं देखा ये देश आज मेरठ की बात कर रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बेटी को जला दिया गया। आरपी सिंह जी, आप बुनियादी हकीकतों से बहुत दूर हैं, और सिर्फ अपने चश्मे से मत देखिए, इस देश को गरीब, किसान और मजदूर से देखिए। इस देश में विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर और संविधान की बात करने वाले प्रोफेसरों को निकाला जा रहा है और मनुवादी बना रहे। ठीक है, कुछ ठीक लोग है, मनोज। चाहते हैं, जो सामंती लोग हैं वो चाहते हैं कि 90% लोग, मैं खत्म कर रहा हूं, ये 90% लोग अपने हक अधिकार की बात न करें, वो उसको बनाए और बचाए रखना चाहते हैं मनुवाद को, लेकिन उसके तोड़ने की एक बेहतरीन अवधारणा अखिलेश यादव जी ने पीडीए के हक अधिकार की बात करी है। ठीक है मनोज, प्रधानमंत्री अपने पद की मर्यादा को त्याग कर नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, और एक छुटभइये नेता की तरह लोग उनको मोदी मोदी कहकर वहां पर ताल ठोकेंगे। उससे ना कांग्रेस का बैगेज होता है, ना नेहरू जी या इंदिरा जी की जो प्रतिष्ठा है उस पर जरा सा भी धब्बा पड़ता है। वो दिखाता है कि कितने इनसिक्योर व्यक्ति को इस देश ने प्रधानमंत्री बनाया है। मैं छोटी सी बात कह देती हूं, जिसको आप कांग्रेस का बैगेज कह रही हैं, हमारी ताकत है। अगर कांग्रेस से भयभीत नहीं होते, अगर कांग्रेस से बौखलाते नहीं, तो 3/4 अपना टाइम कांग्रेस पर जाया नहीं करते। ये 2003 का इंडिया शाइनिंग मोमेंट है, याद रखिएगा। सबको लग ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रहा था इंडिया शाइन कर रहा है, और पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी जब किसानों ने, मजदूरों ने, आदिवासियों ने, शोषितों ने, वंचितों ने, दलितों ने खड़े होकर सरकार को निकाल फेंका था और कांग्रेस की सरकार बनाई थी, और वही होने जा रहा है। तो कहिए ना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो राजनीतिक था, उनकी आदत है, वो इस तरह के स्तरहीन भाषा का और वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। एक बात उनको नहीं करनी चाहिए थी, उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि राम घर लौट आए। राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, वो भगवान जो इस विश्व का रचयिता है, जिसके अंदर हमारी आस्था है, उसको वापस लाने वाले मोदी जी बन गए। ये जो अहंकार है ना, जिससे इन्होंने श्री राम को भी नहीं बख्शा, यही अहंकार इनको ले डूबेगा। सरकार बना रहे हैं आप मनोज, ये कॉन्फिडेंस, आप बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये आत्मविश्वास है क्या कि सरकार बना रहे हैं आप इंडिया अलायंस की इस दफा? नहीं गरिमा जी, आत्मविश्वास से ज्यादा मैं समझता हूं कि आंकड़ों की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज जब प्रचंड बहुमत में है तो 303 सीट पर है। अगर उसको 250 सीट पे मात्र 50-60 सीट अगर हरा दिया जाए, और उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूं आपसे कि जो अवधारणा पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की जो अवधारणा उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक हकूक के हुई है, जो एका हुआ है, उससे पूरा साफ ये लग रहा है। और राम की ये बात की उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है बहुत बुरी तरह से, और ये बहुत साफ है कि समाजवादी पार्टी के लोग ही जो हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ जो हमारा, अब तो नौजवान, किसान, मजदूर, दलित सब आ रहे हैं। और आरपी सिंह को पता नहीं, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, उसकी ट्रैक्टर के डीजल की कीमत बढ़ने से, खाद की कीमत बढ़ने से, हर्मिसाइड, पेस्टिसाइड बढ़ने से उसकी लागत दोगुनी हुई है। आपको अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
राम का तो विमर्श ये था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म निरत श्रुति रीति। सबको अपने धर्म की अपने मजहब की उनके राज में तो उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, हमें सुकेश से हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।